ज़्यादा भागोगे ना पीछे तो अथाह समंदर बन जाएगा। और ये चीज़ पे मैं बिलीव क्यों करता हूँ, मैं भाई ऐसे नहीं बता रहा, ये चीज़ हकीकत है, आप लोग समझते नहीं हो। और ये पैरामीटर समझो, अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है ये आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये एग्ज़ाम बहुत। सर करंट अफेयर मैं आपके ट्रिक से करके आऊंगी और जो बेसिक जितना आता होगा मैं अरे उतना नहीं, ऐसा नहीं, कुछ कुछ कराऊंगी, चीज़ें मैं बाकी बता, भगवान जैसे पे मैं आज छोड़। ही बता रहा हूँ, देखो ये रणवीर इलाहाबादी का किला, ये बहुत बड़ा मैटर बनने वाला है भाई। उसने जो बातें बोली है ना, और फिर सबसे बड़ी बात सर क्या बोला उसने, क्या किया उसने? थोड़ा अरे वो समय रहना है ना, समय रहना, ये बेकार सा शो चलाता है बिल्कुल सब। अरे वो मैं उस शो के बारे में ना पहले भी मैंने सुना था उसके बारे में। ओटीटी, ये जो सर ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना सर, जहाँ गालियां बेधड़ल्ले से चलती हैं और वो फिल्में, वो एपिसोड्स जो होते हैं ना सर, वो बॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना बेधड़ल्ले से कुछ भी न्यूड सीन हो या फिर गालियां हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे किसी बात ये नहीं, हमें तो एक चीज़, हमेशा ये चीज़ याद रखो, डिमांड सप्लाई की बात होती है। व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, वही तो वही पोस्ट रहे हैं। फिर सीधी सी बात है, तो आप अपने आप को ब्लेम करो ना कि भाई हम ऐसा देख ही क्यों रहे हैं। भाई तुम खुद बकते भी तो हो। ये बात तो सही है। तो फिर उसमें अगर वो प्लेटफॉर्म पे आके दे रहे तो गलत नहीं है ना। अगर मुझे बचपन से ये आजादी दी जाए कि तुम्हें सारे बुरे काम करने हैं, तो मैं तो करने लग जाऊंगा, कोई भी करने लग जाएगा। अब अगर मुझे बचपन से ही सिखाया जाए, बचपन से ही मुझे एक सख्त कानून के तहत रखा जाए, तो फिर ये सब चीजें कैसे हो पाएगी? देखो अगर ज्यादा सख्त कानून होगा ना तो आप चला के उस चीज के पीछे जाओगे, अगर सब कुछ प्लेन सिंपल आपके सामने होगा ना तो आप वो चीज नहीं करोगे। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये जो डिबेट तुम लोगों के बीच में छिड़ी है ना, ये पूरे देश में छिड़ने वाली है। तो आर्टिकल 19 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी आरपीटी के लिए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर है, तो समझो ये करंट अफेयर वो अब उसके जाके वीडियो मत देखने लग जाना उसने क्या गाली बकी है क्या है। ये करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर आर्टिकल 19, क्या बोलने की आज़ादी कितनी होनी चाहिए। अभी बहुत डिबेट का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने आज बता ही रहा था कि राज्यपाल का देख लेना, क्वेश्चन फिर बनेगा पीटी में, ठीक है। राज्यपाल क्या हुआ, तमिलनाडु का राज्यपाल था, उसने बार बार बिल को रिटर्न कर दिया, उसने पास ही नहीं। राज्यपाल गवर्नर होता है ना। हाँ, उसने रिटर्न कर दिया, सोचो 2 बार। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि हम चेक करेंगे इसका संवैधानिकता है या नहीं है, इसके पास इतनी पावर है या नहीं है जो अपनी मनमर्जी कर रहा है। तो राज्यपाल का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यूएसए में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं, मोनिका से जैसे इंटरव्यू में पूछा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीटी में बनेंगे, देख लेना आपके यूएसए एड का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सर पता है कि मैंने ज्योतिषी का देखा तो वो ऐसे कह रहा था 29 मार्च के बाद है ना तख्ता पलट होने वाला है। किसका तख्ता पलट होने वाला है? अरे इंडिया में कुछ ऐसे होगा कि, मतलब ऐसे देख रही थी 2025 में क्या होने वाला है। नहीं तो क्या होने वाला तो बताओ ना, तो हमें भी, तो हमें कौन सा ज्योतिष विद्या सीख ली नहीं मतलब मैंने ऐसे ही देखा था कि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है इस चीज में कि ये चीजें मैं सीखूं, पर मैं कभी सीख नहीं पाती। चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो उसमें था। अरे छोड़ो, कोई नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखो ना। जैसे 30 है, तो 30 के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। 30 गुणनखंड का मतलब होता है, पहली बात तो ये चीज़ समझ लो, जैसे 30 है, इसे गुणनखंड निकालना है, 30 को किन किन चीज़ों से डिवाइड होता है, वो वही गुणनखंड होते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो ये 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, फिर 10 से होता है, 15 से होता है, 30 से होता है। तो ये इसके फैक्टर होते हैं, ये चीज़ याद रखना, ये बेसिक चीज़ है। यूपीएससी में फिर बार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने उस दिन भी बोला था, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अच्छे से आना चाहिए। तो ये फैक्टर होता है, ठीक है। फिर अभाज्य गुणनखंड, ये दूसरी चीज़ है, अभाज्य गुणनखंड जिनके जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, तो उसके रूप में निकाला जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका भी अपन सीख चुके हैं, ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। अब जैसे हम जानते हैं 30 को इस रूप में लिखा जा सकता है, इस प्रकार 1 और 30 भी 30 गुणनखंड है। आप देखेंगे एक प्रत्येक संख्या के गुणनखंड होता है, एक चीज़ याद रखना। परंतु जब भी हम किसी संख्या गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो हम एक गुणनखंड के रूप में तब तक नहीं लिखेंगे जब तक ये विशेष रूप से आवश्यक ना हो, ठीक है। अब ये आते हैं, मतलब ये तो अपन ने नॉर्मल तो सीख चुके थे, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड। तो अपन अब बीजीय व्यंजक के गुणनखंड, अब ये भी तो आने चाहिए ना। जैसे 5xy है, तो ये किस किस से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 5 से होगा, x से होगा, y से होगा। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 2023 का क्वेश्चन जाके देखना। तो वास्तव में एक प्रत्येक पद का एक गुणनखंड होता है, प्राकृतिक संख्याओं की स्थिति की ही तरह है। जब तक विशेष रूप से आवश्यक ना हो हम एक किसी पद का गुणनखंड नहीं लिखते हैं। तो ये चीज़ छोड़ो, अब ये नॉर्मल सी बात है। अब देखो सार गुणनखंड अपन तो सीख चुके थे। देखो ऐसे यूपीएससी ने डायरेक्ट ऐसा गुणनखंड वाला तो क्वेश्चन पूछा है नहीं, तो अपन अभी छोड़ो, ये नहीं करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया होगा तो वो देखते हैं अपन, जहाँ थ्योरेटी की जरूरत पड़ा हो। ऐसा तो कोई यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। गुणनखंड कीजिए, ये बच्चों जैसे वाले हैं, ठीक है, ये नहीं है, ये यहाँ पे कुछ अपना काम का नहीं है। अब ये देखो, ये याद रखना कि जब ये एक क्वेश्चन बन जाती है तो वहाँ पे ज़रूरत होती है, तो याद ये तो आता है ना करना, ये भी नहीं आता है।
ये सब आता है। किसी को है जो नहीं आता हो ये, पर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, परंतु जब वो याद करो कि जब एज वाला ये निकालते हो या उस टाइप की निकालते हो तो उस टाइप की ज़रूरत पड़ती है तब। पर मैं नहीं बताऊँ, कुछ है क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा नहीं है, अगर इसमें दिया होगा तो कभी कभी पूछता हो। ठीक है, ये छोड़ो, कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन बनने वाला अगर थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन टाइप से दिया होगा ना तो वो अपन करेंगे। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई भाग दीजिए, ये सब चीज़ें छोड़ो। ये बच्चों के लिए ज़रूरी है सीखना, ठीक है। अपन याद रखना NDCDS में ये आते हैं क्वेश्चन, ये अपने लिए कोई काम का नहीं है। UPSC ने इस टाइप क्वेश्चन पूछा नहीं, छोड़ो। जब पूछता ही नहीं तो अपन क्यों। अब देखो यही बात होती है, अब तुम लोगों को जब PYQ की समझ नहीं होगी, UPSC सिलेबस की समझ नहीं होगी, तुम क्या करोगे, इस चैप्टर को भी पढ़ोगे। अब ये गलती है ये चीज़ याद रखना। तो सब पहले PYQ देखें। अरे मैंने तो भाई, तुम ये जो लोग हैं बैठे हैं, ये उठा के फेंकने का मन करता है इन सब लोगों को। मैंने इनको जब 2023 में मैंने पहली बार जब पढ़ाना शुरू किया था, मैंने तब भी इन लोगों को 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने का, कि 1 महीने में ओनली आप PYQ पे काम करो, PT प्लस मेंस। अब मैं गारंटी साथ बता, जिसने काम कर लिया उसका भाई वो एग्ज़ाम निकालेगा, ये श्योर है। नहीं करोगे तो फिर मुश्किल ही बढ़ती जाएगी। आलोके से परिचय तो थोड़ा देखो, आलोके इस टाइप का तो आलोके अपने को पूछता नहीं है UPSC, ये तो भूल जाओ। ये बच्चों के लिए याद करो, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते थे, आप एग्जाम में भी करते होंगे ऐसा, तो ये क्वेश्चन आप सर सब करके आते थे ये, मेरे को अच्छे से याद है, कभी नहीं छोड़ा मैंने। बच्चे पास इसी से होते थे, ये चीज़ भी याद रखना। हाँ ठीक है, तो ये देखो मैं बता रहा हूँ, पहले UPSC 2018 तक इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते तो अपन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया भी था ब्लाइंड वाला पेपर अब एक ही बनता है, तो इसलिए डायग्राम वाले क्वेश्चन देता भी नहीं है, तो डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे भी नहीं है, तो मतलब ही नहीं है ना। देखो यही मैं फिर बताऊँ, देखो यही होता है, पैटर्न नहीं समझोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि हमें तो सब कुछ पढ़ना चाहिए अब ये आलेख बनाने वाले क्वेश्चन से ले आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको ये पता होना कि क्या आता है एग्ज़ाम में, क्या नहीं आता है, क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना इम्पोर्टेंट है। पर बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ने के चक्करों में पड़ जाते हैं, तो गलत है ना। हो गया कंप्लीट, ठीक है। पर रुक जाओ, इसमें कुछ क्वेश्चन वो कर लेते हैं एक बार, जिसमें से हाँ ये आ गए। ये याद करो, अपन पाइथागोरस ट्रिक याद है, निकालने का तरीका, ये सब अपन किए भी थे जब वो प्रश्न वाली पढ़े थे, ठीक है। 2m² -1 और m² +1। ठीक है, हाँ। अब ये करो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्वेश्चन करो, पांचवा करो, छठा करो, जिसमें से मैं बता रहा हूँ ये हटा देना, छठा हटा दो, ये अपन ये चैप्टर पढ़े भी नहीं थे, ये छोड़ देना, और ये करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, ये भी करना, छठा क्वेश्चन भी करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इतना ज़्यादा उसका ज्योमेट्री का यूज़ नहीं हो रहा, नॉर्मल जानते हो आप। करो ये क्वेश्चन करो, अच्छे क्वेश्चन है। तो ये कौन से चैप्टर में है? अरे चैप्टर नहीं है ये, तो फिर वो मिलेगा ही नहीं उस बुक में, तो मेरे को NCERT वाली में वो जो ऐप था वो उसमें तो चैप्टर वाइज है। एक बार आखिरी का खोल के देखो, होगा शायद उसमें। लास्ट में मिल जाएगा। उत्तरवाला मोहल्ले में जाके देखो, उसमें मिल जाएगा। ये अच्छे क्वेश्चन करो, ये दिमाग लगेगा इसमें, अगर आप लोगों ने 8वीं क्लास की अच्छे से पढ़ी है तो अच्छा खासा दिमाग लगेगा।
बन रहा है क्वेश्चन? कर रहा है सर। करो। तीसरा क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बना लिए तो समझ लो कि तुम लोग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। नहीं बने तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सीखना है। परंतु अगर बना लेते हो तो मेरा मानना है कि अच्छे लेवल पे हो। चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ भी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी रिवीजन करोगे एनसीईआरटी का, मैं फिर बता रहा हूँ 2-3 बार कर लेना एनसीईआरटी पेपर से पहले, और ये क्वेश्चन ज़रूर करना।
और है क्वेश्चन? सर मुझसे पहला ही नहीं बना, ये सॉरी दूसरा, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, ये सब हो रहे हैं। पांचवा नहीं हुआ? पांचवा छठा भी इजी है। पांचवा कर रही हूँ। करो से कर रहे हैं फिफ्थ वाला। करो करो। और कौन है यहाँ पे? छोटी तुम्हारे से कितने बन रहे हैं? अमित, अमित भाग गया होगा। हाँ चले गए। उसको करप्शन जो करना है, अरे उसको बोलो कि भाई मैथ सीखोगे तो अच्छा करप्शन कर पाओगे। तो हिसाब में गड़बड़ी कर दोगे, मैथ नहीं आएगी तो। और कौन है? श्वेता है इसमें? ये वो भी चली गई। सर हिंदी इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे 1/15 दिया हुआ है और वहाँ पे 1/5 दिया हुआ है। अच्छा देखते हैं। वो तो तुम निकालो अपना आंसर, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। क्योंकि इनका एलसीएम तो वैसे ही 15 आ रहा है जब अपन पूरा टोटल कर रहे हैं तो। ठीक है, तुम करो 1/5 के अनुसार करो, देखते हो आंसर का क्या रहता है। करो, हो सकता है गड़बड़ी है, यह भी यूपीएससी में भी होती है इसी तरीके का। क्या ही करोगे तुम लोग। मैंने तो सजेशन में डाला था ट्रांसलेशन। शिवानी सर्टिफिकेट बन गया फिर आखिर में? हाँ सर फाइनली बन गया। चलो, ये श्वेता ही है एक जिसी का नहीं बना, लापरवाह है। जिम्मेदार नहीं बनोगे तो ऐसे ही होगा। अभी कुंभ मेला जो है सरकार की कंट्रोल से बाहर जा चुका है। क्या ही करोगे। 50-50 हज़ार किराया ले रहे हैं। ट्रेन पे अटैक कर दिया जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी। कब फिर अभी शायद कब है स्नान, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है फिर से। लोग फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। शिवरात्रि को लास्ट में मम्मी भी जाके आ गई। ये धार्मिक आस्था नहीं, ये धार्मिक अंधता है। ये आस्था नहीं है, वही है। कौन समझे इस चीज़ों को। पता है कि वहाँ पे लोग पहले आता और वैसे इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। वहाँ पे देखो सेल कितनी अच्छी हो रही है। एक ब्रेड जिसका प्राइस 10 होता है वो 40 में बिक रही तो है। वो गलत है, तुम उठा के फेंक दो। सर है ना, कोई भी अगर त्योहार आता है ना तो उसका इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, उसके में खरीदारी तो होती इसका है, हर मतलब चीज ये नहीं होती होता कि प्राइस बढ़ जाए। ये तो गलत है ना। इसका हाँ रिप्लेसमेंट ये मैं रिप्लेसमेंट सर, तो रेट डिमांड सप्लाई का वो तो डिमांड सप्लाई का इफेक्ट होगा ना। वहाँ पे डिमांड ज्यादा है, वहाँ पे देखो कितनी गैदरिंग हो रही है। क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो। सर ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं है वो बन रहा। तो 1/5 लेके देखो एक बार, शायद हो सकता है वो गड़बड़ी आ रही हो। हाँ जी सर 1/5 से ही बनेगा ये। तो तुम्हारा कितना आ रहा है शिवानी, बताओ। सर 1/5 से बनेगा ना, तो 15 तो इसका जो एलसीएम होगा 356 का होगा और 10 एक्स्ट्रा है तो टोटल 25 है उसमें। गलत। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ। देखो ध्यान से देखो, पहले छठा क्वेश्चन देखो। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब
देखो इसीलिए मैंने दिया इस क्वेश्चन करने को। किसी वृत्त का क्षेत्रफल, अब छोटी मोटी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। किसी वृत्त का क्षेत्र, ये कहाँ भाग रहा भाई, किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सेकंड में वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग किया। अब ये जिसको नहीं पता होगा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जबकि उसके मित्र मरूफ ने वर्ग का परिमाप का सूत्र, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो क्या बोला, आश्चर्य की बात है दोनों के उत्तर संख्यात्मक रूप से एक ही थे, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि जिस वर्ग पे कार्य करे थे उसकी भुजा की इकाई की संख्या क्या है। तो खत्म बात, ये एक भुजा से एक भुजा कट जाएगा तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, 4। तो आंसर इसका 4, ठीक। बहुत ईजी क्वेश्चन था, पर तो वही नहीं पढ़ोगे तो वही टफ लगेगा, ठीक है। अब आगे देखो, 5 को 1/5 लेना, 1/5 लेना इसको। निखिल तुम्हारा कितना आ रहा है, 1 इतना 1/15 लेने से किया किसी ने ये? मैं नहीं किया उसको सर, सॉल्व भी नहीं हो रहा ना, 1/15 लिया है तो उसमें 4/15 आ रहा है, उसका तिहाई करेंगे मतलब 3 गुना करेंगे तो 12/15 आ रहा है। अब 12/15 10 के बराबर है, वो कैसे नंबर निकालें फिर इसका टोटल नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं, अभी रुक जाओ मैं पढ़ता हूँ। भावरों के झुंड में से 1/15वां भाग कदम के फूल पर जा बैठा। तो x थे मान लो भावर है, ठीक है, उसमें से 1/15 भाग जो है उस पे जाके बैठा, ठीक है। तो इसमें से 1/15 भाग घटेगा, ठीक है, x का 1/15, ठीक है। तो ये कितना हो जाए 15, 14x अपन 15 बचेगा। अब 1/3 सिलिंगिरी के फूल पर, अब इसमें से 1/3 जो है सिलिंगिरी के फूल पे जाके बैठा है, तो 15, ये 14x रहेगा, 5 ये 5x, तो ये कितना हो जाएगा 9x/15, ठीक है। तथा इन दो संख्याओं के अंतर का तिगुना उड़कर, इन दोनों संख्याओं का अंतर 1/15 का अंतर और 1/3 इसका अंतर जो निकालोगे तो 15 आया। ये मतलब 1/3 बड़ा होगा ना, तो इसका 1/3 माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 15 15 3 5 15 5 ये 1, तो 4/15, 4/15 कितना बोल रहा है 3 गुना, 3 अंतर का 3, हाँ उसका 3 गुना करोगे तो कट जाएगा 15 से वो, तो 3 ये 5 4/5 आ जाएगा, ठीक है, 4/5 आ गया। कुटुज के पुष्प पर जा बैठा है, ठीक है। तो ये 4/15, तो अपने आखिरी में इतना कितना बचा था 9x/15 बचा था ना, तो इनमें से 9x 15 में से घटाओगे माइनस का 4x/5, तो ये कितना आ जाएगा 15 15 9x में से 5 3 12, ये तो 9x ही आएगा ना, 5 15 4 12x, ये माइनस में जा रहा है इसलिए गड़बड़ी है। चलो ठीक है, फिर भी क्या बोला आगे, तब झुंड में केवल 10 भावरे ही रह जाएंगे। तो मतलब ये जो आता ना, अब ये माइनस में आ रहा, माइनस में नहीं आना चाहिए था ना, 3x बटा मान लो 15 बचा, तो ये जो है 10 के बराबर था, तो ये करते तो अपन यहाँ से क्वेश्चन जो है आ जाता आंसर, ठीक है। 3 बजे 15 5, ठीक है, तो लगभग यहाँ से x की वैल्यू 50 आ रही है। सही 10 के बराबर कैसे होगा, 10 रह गए वहां पर, तो तो अपने उनका वही तो सबका निकाले ना, टोटल होगा ना। अरे वही तो मैंने निकाला ना, मैंने क्या कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से इसको घटा दिया, फिर इसको घटा दिया, फिर इसमें से जो बचे इसको घटा दिया, फिर वही तो बचा ना आखिर में 10 भावरे रह गए। झुंड में प्रारंभ में कितने भावरे थे, तो x का वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो x बाई वो 1/, तो इनको सबको सब प्लस भी तो कर सकते हैं, सबको प्लस करेंगे अगर x x x x, तो अपने पास टोटल वैल्यू भी तो आ सकती है। कैसे, चलो मान तुम बोल रही हो कि मैं ये x बटा चलो 5 लेके देखते हैं, तो अरे इसको x/3, अरे गलत है, ये से उठा के फेंक दूँ, कैसे चलिए होता है मुझे बताओ भाई। जैसे तो किसी चीज का टोटल निकालना है तो प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हैं अगर अपन चाहें तो। गलत है, तुम जो मेथड लेके चल रही हो, ये तो वही बात होगी, तुम्हारे पास 10 रुपये थे, तुमने 2 रुपये किसी को दे दे, ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे पास कितने रुपये बचेंगे भाई, वो डिवाइड होगा ना आगे, तो तुम तो यही बोल देगी नहीं ये वो गलत है, ठीक है। अब सुनो इसको x बाई देखो 1/5 लेके देखते हैं उससे क्या होता है, क्यों माइनस में आ रहा था ना, तो गड़बड़ी यही हो रही है। तो देखो टोटल थे x, ध्यान से समझना, उसमें से x/5 जो है निकल गए, तो कितना बचा 4x/5, फिर जो है 1/3 इसमें से निकल गया, तो x/3 15 आएगा, ठीक है, 15 3 गया 12x, ये 5 आएगा 5x, तो ये कितना बचेगा 7x/15, ठीक है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे 1/5 और 1/3 में से घटाओगे तो 15 15 5 5 3, तो 2/3
15, फिर इसका वो 3 गुना कर दोगे तो ये 2/5 आ जाएगा। 2/5। तो 7x/15 में से 2x/5 घटाओगे तो ये 15, एक 7x आया, ये 3 आया तो 6x आ गया, तो x/15 आ गया। ठीक है, 10 बचा है तो x बराबर 150 आंसर आएगा। यही आंसर है इसका। इसका मतलब यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, तो तुम्हारा फिर कैसे गलत आ रहा था? तुम गलत अप्रोच लेके चले ठीक है सर, समझ गया। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखो। चौथा क्वेश्चन क्या आंसर आया है बताओ निखिल, नगीना, क्या आया तुम लोगों का आंसर? चौथे का है, पहले का 34.5 है, हाँ, उसका दूसरे का है 84 हाँ 289। चलो ठीक है, ये तो सही है। देखो कैसे आएगा, समझ में करवाया था ये क्वेश्चन, याद रखना। हमारे पुरस्कार में 1958 में प्रारंभ हुआ था, तो पुरस्कार जीतने वाली 28 श्रेणियाँ थी, वही इसमें 81 थी। छोड़ो, 1958 में दिए गए पुरस्कारों की संख्या 1993 की पुरस्कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है, इसके बिहाफ में निकालनी है। ठीक है, 93 में कितने दिए जा रहे हैं? 81। ठीक है, तो इसके बिहाफ में 1993 पुरस्कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो ये कितना दे रहे हैं, 28, 58 में अंतर नहीं पूछा, ये चाहिए रखना कितना, तो बटे 100। ठीक है, इसी को आगे सोल्व कर लोगे तो इसी से आया ना जो तुम्हारा आया है वो। सर मैंने इंक्रीज डिक्रीज परसेंट निकाल दिया था। अरे वो नहीं पूछ रहा ना, तो यही तो पढ़ो ना क्वेश्चन को। अरे निखिल बताओ ना, ऐसे ही तो आया ना 34 पॉइंट कुछ जो आया तुम्हारा। हाँ सर, ठीक है, यही आएगा। देखो अगले में बस ये है कि जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो मतलब क्या, ये नीचे 28 आ जाएगा और ऊपर जो है कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। हाँ, सर। 100। ठीक है, तो दोनों आंसर वो आ जाएंगे। अरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ा करो, तुम लोग यही गलती करोगे फिर एग्जाम में। नहीं सर, वो ईयर ही देख लिया तो मेरे को लगा शायद डिफरेंस पूछ रहा है। चलो दूसरे का क्या, तीसरे क्या आंसर आया नगीना, निखिल? 20%। देखो यही क्वेश्चन 16.56। देख लो शिवा ने थर्ड वाला सर, थर्ड वाला ना। हाँ क्या है? इतना 16.67 आया ना। हाँ 16 सही, 2/3% आएगा। कैसे, एक बार करके दिखाना। देखो ध्यान देकर, यदि चाय का मूल्य 20% बढ़ गया तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना होगी। मैं बताऊँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी डायरेक्ट पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान से समझो, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे पहले आप 1 किलो चीनी यूज कर रहे थे, मान लो 100 रुपये दे रहे थे उसके लिए। ठीक है, खर्चा मतलब 100 रुपये ही आपको रखना है, पर इसका जो प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, प्राइस बढ़ गया तो स्वाभाविक बात है इसकी क्वांटिटी कम करोगे ना अब तुम। तो वही पूछ रहा है कि खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि नहीं है। 100 रुपये ही खर्च करना है तो इसकी क्वांटिटी में कितना कमी करोगे आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने डायरेक्ट बहुत बार पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। फिर करूँ तो सही इसको पूरा, मेरे को आया नहीं। अब देखो, चाय का मूल्य 20% बढ़ गया, जैसे मान लो पहले 100 रुपये था, 120 रुपये बढ़ा। ठीक है, अब आपको 20% चाय का मूल्य 20% बढ़ गया है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी उस पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो इसका मतलब है कि कितना, 100 पे 20 रुपये बढ़ा ना। रुको 1 मिनट। यही क्वेश्चन 2024 में भी आया था, पर उसमें वो वाला दिया था, दूध वाला। तो दूध में तो भाई पानी का उसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका 20% उसका आंसर था। रुको 1 मिनट। चाय का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। बताओ निखिल कैसे किए हो? 20/120 गुणे 100। 20 120 बटा इंटू 100। ये 120 क्यों लिए हो? सर ये मतलब चाय का मूल्य मतलब 20% बढ़ गया ना, तो 120 लेंगे ना उसको। तो वो तो ओरिजिनल प्राइस लेते हैं ना, जो बेस पे लेते हैं, नीचे जो लिखते हैं वो ओरिजिनल प्राइस लिखते हैं ना। ओरिजिनल प्राइस नहीं लेना सर, इसमें वो क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक मूल्य 20% बढ़ रहा है, तो अब जो बढ़ा हुआ मूल्य है उस पे बात चल रही है ना, उस मूल्य को लेंगे हम। वो बढ़ा हुआ मूल्य कितना लेकर आना है कि हमारा मेन जो बेस मूल्य था वो बराबर रहे। तो 120 था, 120 से हमें कितना जाना है, 100 जाना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है। और किसके उसमें देख रहे हैं हम,
बढ़े हुए मूल्य के रूप में देख रहा है, तो 20/120 आएगा। 100 का मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं। मेरे को नहीं समझ आया कि 120 क्यों लिया। ये क्वेश्चन में पहले बता बहुत अच्छा, ठीक है चलो छोड़ो। देखो एक चीज़ याद रखना, तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि तुम चाय का मूल्य, जैसे मान लो 100 रुपये मूल्य था, ठीक है, 100 रुपये 20 बढ़ा तो कितने का हो गया, 120 का हो गया ना, ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप निकालोगे कितना परसेंटेज बढ़ा है ये, तो परसेंटेज बढ़ाओगे तो 120 पे कितना मतलब बढ़ के आया है ना, ये 20 पे कितना डिफरेंस है। 120 से सर हम कितना कम कर रहे हाँ हैं नहीं कि वो हमारा जो हाँ वहाँ पे 100 पे आ जाए, हाँ तो ये चीज़ रखना, इसीलिए 120 पे निकलेगा ये। तो 120 पे कितना कम, अच्छा, कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो आ कितना गया कम मेरे को। करोगे आप, 20 कम करोगे ना, तो 20 कम हाँ, करोगे हाँ, तो हाँ। फिर जब निकालोगे 6, तो इसका निकालोगे तो 6 काट लो इसको, 50/3 हुआ, 3 को भाग दो इसमें 16 सही 2/3 आएगा। तो ये कारण ये है कि ठीक है, 120 thank you, कितना नगीना। कम करें, कितना कम करे तब जाके वो हो। अरे ये क्वेश्चन है ना, फिर बता रहा हूँ, बहुत बार आया हुआ है। इसमें ना कभी मार्केट जाओ तो मतलब किसी रिटेल वाली दुकान पे जाओ तो तब आइडिया लगा के देखना, वो तुम्हें बिना लॉजिक के बता देगा कि अगर आप परसेंट वाइज कम करते हो तो कितना उसको नुकसान होता है देने में। चलो ठीक है, ये बढ़ाने में इतना नुकसान नहीं होता। ये क्वेश्चन किया किसी ने, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। नहीं सर, आया ही नहीं मेरे को। ये नहीं बना सर मेरे से। जब तुम्हारा ये बन गया तो इसमें क्या, इसमें एक वृद्धि कर रहा है, इसमें कमी कर रहा था बस। नहीं सर, इसमें नहीं सर, इसमें बर्फ भी तो पूछ रहे हैं। बर्फ जमाने के लिए मैंने 104 लिया इसको, 104 बराबर पर बना नहीं उससे। निखिल तुमसे बना? नहीं सर। देखो स्वाभाविक सी बात है, देखो ध्यान समझना कि ये 221 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है जो भी होगा वो जो एक्स को होगा, मान लो जो भी है, ठीक है, वो 104% का वैल्यू होगा ना, ये 221। समझ में आया? सर ये क्वेश्चन कह रहा है जब पानी जमता है तो अच्छा, आप इसको वहाँ पे जाके उल्टा कर दोगे। वृद्धि हो जाती है। अरे तो मतलब यही है ना कि जैसे मान के चलो कि 10 लीटर आपने जल लिया, ठीक है, तो 10 का 4% कितना आएगा, 4 आएगा, तो 14 हो जाता है। समझ में आया ना? तो वो अपने को स्टार्टिंग वाला ज्ञात करना है ना। 1 मिनट रुको, इसका कैलकुलेशन करो, देखो कितना आता है। सर ये मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। यहाँ कह रहा है पानी जमता है तो 4% की आयतन की वृद्धि होती है। इससे इसका क्या रिलेशन कि 221 सेंटीमीटर क्यूब का बर्फ जमाने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होगी? यहाँ वृद्धि दिखा रहा है, यहाँ पानी पूछ रहा है। देखो सुनो तो सही, तुम 104 बराबर 221 होगा। हाँ यही है आंसर, भी आ रहा है, सही है ये। देखो ना, सुनो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। देखो मैंने याद करो जब कितनी बार अपन सीखे थे, ये कितने का वैल्यू है, ये देखो 221 वैल्यू है, मतलब कब, जब 4% बढ़ जाता है तब। ये 104% वैल्यू है ना, तो ये एक्स में कितना परसेंटेज बढ़ा, 4% बढ़ा, उसका वैल्यू है 221। तो एक्स का वैल्यू निकालोगे, फिर उसको वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उससे उधर जाएगा। अरे ये कॉन्सेप्ट कितनी बार तो सीखे हैं अपन। अरे रुको, मैं इसी को है ना, इसको इसी क्वेश्चन को इसको करता हूँ इस तरीके से, x इंटू 20% बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो यहाँ पे अपने को बनने इसमें वो भी है, परंतु अपन यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया ना, 20% वैल्यू दिया था तो अपन वैल्यू के बराबर करते थे। तो इसमें लगी ना वही सेम चीज़ लग रही है, ध्यान देखो। जैसे मान लो कि 10, अब देखो ना, अगर मान लो एक कोई संख्या लेके कर लेता है ना कि मतलब 4% आयतन बढ़ रहा है तो 14 हो रहा है वो, ठीक है। अब मैं x के 4% मतलब ये 104% का वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ तो x का वैल्यू उधर जाएगा, तो 14 इंटू 100 अपन काय हो तो उन्हें मेल को सकता है जो ले लोगे उन्हें जे उसको काय काम तुम्हें यार, मतलब वो लोग पी लेते तो रख देती, खत्म।
सर आप आते होंगे तो कितनी खातिरदारी होती होगी, हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर। खातिरदारी मतलब मतलब इतने दिनों बाद जब घर आते होगे तो कितनी खातिरदारी होती नो होगी। हमारे ऐसा कुछ और नहीं होता। अच्छा ये जो अभी सर्विस मिली है फिर ये क्या है? अरे तो मैं मना किया था ना, मैं नहीं, ये मना मतलब ऐसा था कि भाई मैं अभी खाना भी खाऊंगा ना, तो मैं तो भाई वहाँ पे जो रखा रहेगा रसोई में जाके, मैं मम्मी को ये बोला था कि वहाँ पे रख देना, तो मैं उठ के जाके खा लूंगा ना। अब यहाँ देने की कोई ज़रूरत थी नहीं ना। यही होता है। पर वही है थोड़ा बहुत ठीक है, पर ज़रूरत नहीं है ना। देखो मेरा मना कि किसी को फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए, तो मैं जैसे अभी मैं जाऊँगा अपने बर्तन धो दूँगा, क्यों फालतू में रखो। तो वो थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए ना अपने को। कभी देखो ना, ऐसा अपन घर वालों के, अब इतना कभी मतलब कि आप अपने आप चीज़ें कर सकते हो मैनेज, तो अब ऐसा नहीं कि घर वाले आपकी सेवा करें तब आपको खुश होना चाहिए, ये गलत बात है ना तो वो मैं चीज़ एक्सेप्ट। सर ये तो बिल्कुल सर वो सेवा नहीं होती सर, वो प्यार होता है। आप नहीं गलत यार। वर्ड यूज कर रहे हो। अरे नहीं है, समझो ये बात, भाई तो सबाइस बात है। अब जैसे मेरी मम्मी को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी ना, वो ये यहाँ लेके आई, तो मैं भी तो जाके वहाँ पे मैं उनको बोल देता कि वहीं पे रख देना, मैं पी लेता जाके। ठीक है, परंतु उनका मन था जो भी है। पर ठीक है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब जब मैं वो जब काम वैसे भी हो सकता था, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो वो थोड़ी वाली बात है। जैसे मैंने देखा बहुत सारे लड़के जब घर जाते हैं ना, तो माँ बाप से या जो भी है, भाभी हो गई, उनसे बहुत काम कराते, मेरे लिए ये करो वो करो, मेरे लिए ये बनाओ। हमारे घर में ये फॉर्मेलिटी नहीं होती सीधा नहीं सीधा। सर, घर का स्पेशल खाना तो खाना नहीं चाहिए। मतलब मैं तो इतने दिन बाहर रहूं तो बस मैं तो नहीं, मेरा ऐसा मन नहीं है। बहुत बाहर रहते हुए मुझे कोई आज को पहली बार निकला हूँ, क्या 13-14 साल हो चुके हैं मुझे बाहर रहते हुए, तो इतना मन वो चीज़ें करती नहीं। ठीक है, तो इसका वही आंसर आएगा। ठीक है, 4% एक्स का 104% की वैल्यू है ये 221। ठीक है, तो जब उसको उधर लेके जाओगे 221 इंटू 100/104, तो याद रखना कि ये आएगा 212 सही 1/2। तो सब ऐसी बात है। अब देखो ये अगर एक तरीका, तो ये तरीका ये 212 सही 1/2 इंटू 104। हम अब मान लो इसकी पूछ ले कि 4% वृद्धि होने पे कितना होगा, तो वो ऐसे तो निकालते हैं ना अपन। ये समझ में आया ना कि ना, कि ये अपन ऐसे तो निकालते हैं ना, जब 4% वृद्धि हो तब कितना मान आएगा। तो वही तो सेम चीज़ करवा रहा हूँ कि ये एक्स मान लो, ये 104 की वैल्यू होने बाद इतना है। नहीं सर, यहाँ पे ना कंफ्यूजन ये था। यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि पानी के आयतन में वृद्धि हो जाएगी, और फिर ये पूछ रहा है कि बर्फ बनाने के लिए कितना पानी चाहिए। अरे पानी तो का भाई ये आयतन को और उठा के पानी, फेंक दूंगा। यहाँ पे पढ़ो ना, जब पानी जमता तो उसके आयतन में वृद्धि होती है तो पानी जमता तो बर्फ ही तो बनेगी ना, और कुछ लिए बनेगा। चलो करो 7वां 8वां 9वां। इसीलिए याद रखना, जब भाई जो ये पेप्सी की बोतलें होती है वो इतनी खाली क्यों रखी जाती है, उसका कारण यही होता है। समझ में आया क्योंकि जब उसको फ्रीजर में रखोगे नहीं तो फिर फूल जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो ये रहता है रीजन। इसलिए जितने भी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, सब में मात्रा क्वांटिटी कम होती है। कितने भी कोल्ड ड्रिंक जो आइटम होते हैं, माजा ले लो, कोई भी, उसमें क्वांटिटी कम रखने के कारण यही होता है। शायद 9वां क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो पहले ये कर लो। 7वां 8वां करो, ये छोड़ देना। छोड़ो, ये आप कर भी नहीं पाओगे, वो अपने को पता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं। छोड़ो। एक वर्ग का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, संख्यात्मक रूप से अपनी भुजा के 6 गुने से कम है। ध्यान समझना, भुजा है उसका 6 गुना, उससे 6 कम है। तो ऐसे कुछ वर्गों की सूची बनाइए जिनमें ऐसा होता है। सोचो, लो वैल्यू। तो यहाँ पे रख रख के आपको देखना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। जो इक्वेशन बनी है ना, उसमें आपको रख के देखना पड़ेगा। अब चाहो तो भुजा को ये मान लो, एक्स मान लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस
6x प्लस 6 बराबर। तो सर ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होगा ना, ये बनाओ ना इक्वेशन, इसलिए मैं बोला तो इक्वेशन बनाने यहाँ काम आएगी। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब ये देखो गुणा करने पे तो 6 आना चाहिए, पर जोड़ने पे माइनस के आने चाहिए। अरे प्लस पे गुणा 6 आना चाहिए, तो कैसे करोगे? 6x माइनस का 1x, नहीं ये तो फिर नहीं होगा। कैसे होगा सोचो? गुणा करने पे 6 आना चाहिए प्लस के, और जोड़ने पे या घटाने पे 6 आनी चाहिए माइनस के 6। कैसे करोगे? 3 2 करोगे तो वो नहीं, तो 5 बन जाएगा। 6x प्लस 1 करोगे तो 5 बन जाएगा, तो इससे तो वो नहीं निकल रहा। फिर यहाँ पे कुछ रख के देखो, संख्या एक वर्ग का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से अपनी भुजा के 6 गुने से 6 गुने इस वर्ग का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से अपनी भुजा के 6 गुने से कम है, ऐसे कुछ वर्ग बताए। अच्छा ये नहीं है, तभी तो गलती सोचे, कुछ कम है वो अपने को नहीं दिए है, 6 गुने से कम है। तो मतलब अपने को ये देखना है ना, ध्यान समझो, जैसे भुजा स्क्वायर जो है उसका अगर भुजा से गुणा करोगे उससे कम आता है, ये बराबर नहीं, मतलब ये कम आता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बड़ा यहाँ पे ये है, तो लेके देखो भुजा मैंने 1 लिया। सर इसमें स्क्वायर्स पुट करके देखने हैं। अरे नहीं हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर लिया और ये मैंने 6 लिया, तो 6 इंटू या 6 आया, यहाँ पे 1 आया, तो ये बात सही है, तो 1 के लिए आ जाएगा भुजा 1। तो ऐसे करके देख के जाओ। 2 के लिए लेके देखो, ये 4 आया, ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ये भी सही है, तो 2 आ गया। 3 के लिए देखो, 3 के लिए 9 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। 4 का देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। 5 का लो 25 आया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ये भी सही है। 6 का लोगे तब 36 आएगा, और ये 36 आ जाएगा, तो ये बराबर आने लग जाएगा। तो फिर उसके बाद में कम के लिए बोला है, तो संख्या कौन कौन सी हो गई वो? 1 2 3 4 5, तो यही आंसर है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखता हूँ तुम लोग पूरी बना पाते हो नहीं बना पाते हो, ये करो क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन करो, 9 10 11 करो, तीनों करो, तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 9वां 10 भी सही है, कर लोगे, अब की बार भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, याद करो। 9 10 11 करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में पूछने लायक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन याद करो, मधुमक्खियों का जो वो आया था फूल पे बैठने वाला, वही क्वेश्चन है ये। नौवा तो बहुत ईजी है। हम्म नौवा बहुत ईजी है। और ये क्वेश्चन आया भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुआ ना हुआ? निखिल कितना उत्तर आ रहा है तुम्हारा? 4 प्लेट और 16 पूड़ियाँ। कितना? 16 पूड़ी। 16 पूड़ी और प्लेट की संख्या कितनी आई? 4 5 प्लेट आएगी सर। हाँ, 4 से तो बन ही नहीं रहा, 4 से तो बनेगा ही नहीं। निकल ही नहीं रहा, फिर पूड़ियाँ बच नहीं रही है, एक पूड़ियाँ नहीं बच रही है। 4 से तो बन अरे जाएगा। देखो 4 4 4 4 16, तो ये खाली रहेगी ना। और वही जब 3 3 तुम लेते हो तो सारी की सारी बढ़ जाती है, एक पूड़ी बच जाती है। 15, एक पूड़ी बच गई। तो थालियों की संख्या कितनी हुई? 5। पूड़ियों की संख्या कितनी हुई? 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा भी ऑलरेडी पहले। इसमें देखो ना, मैं फिर बता रहा हूँ, वो ज़्यादा मैथ मत लगाने लग जाए, इसमें कॉमन सेंस ही लगाना कि अपने को ऐसा देखना है जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता और एक रिमाइंडर आता हो, ठीक है, और 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या देखनी थी अपने को। समझ में आया? उससे अकॉर्डिंग 16 है, 16 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, और 3 से जब भाग देते हो तो एक रिमाइंडर आता है। बस यही चीज़ करना था इसमें, तो क्वेश्चन आराम से बन जाता। अब बताओ 10 और 11। सर एक बार और। नौवा। अरे देखो ना, देखो पहली बात तो इसमें देखनी है अपने को कि जैसे ये बोली, यदि लीला प्रत्येक प्लेट में 4 पूड़ियाँ रखती है तो एक प्लेट खाली रह जाती है, तो इसका मतलब 4 का कंप्लीट मल्टीपल है, पूड़ियाँ तो नहीं बच रही है ना। यदि वह प्रत्येक प्लेट में 3 पूड़ियाँ रखती है तो एक पूरी शेष बच जाती है, तो इसका मतलब ये है कि 3 से मतलब 4 से पूर्ण रूप से जा रही है, और 3 से जब उसको कर रहे हैं तो एक रिमाइंडर बच रहा है। तो अब अपने को ऐसा देखना है, तीनों 4 के मल्टीपल में ऐसा देखना है, 4 के याद रखना, जो ज़्यादा संख्या तो उसके मल्टीपल में, जो 4 का तो मल्टीपल हो परंतु 3 से जब डिवाइड किया जाए तो एक रिमाइंडर आना चाहिए। अब देखो जैसे 4 का रिमाइंडर, एक 4 है, पर 4 को जब 3 से डिवाइड करते तो एक रिमाइंडर आता है, परंतु यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि 4 पूरी रखता है, ठीक है, और एक जो है जब 3 रखता है तो एक खाली हो जाती है, ठीक है, परंतु अपने को आगे देखना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि इसी पे रुक गए। फिर 8 देखो तो 8 में 2 रिमाइंडर आता है, फिर 12 में तो कितना आता है? 0 आता है रिमाइंडर। 16 में देखो, 16 में हाँ 3 से जब डिवाइड करते हैं एक रिमाइंडर आ रहा है। तो फिर इसमें देखो, तो इसका मतलब 3 3 जब रख रहे हैं तो कितना? 15, एक रिमाइंडर बच गया।
तो अब इधर 4 में जब रखते हैं 4 4 रखो, हाँ ये बात भी सही है, 4 4 8 12 16, एक खाली रह जाता, तो ये दोनों फिट बैठ गया, तो ये यही आंसर इसका हो गया। अगर मान लो कि अपन ये ले लेते, एक प्लेट ले लिया 4 पूड़ी रखा, ठीक है, और इधर 3 पूड़ी अपन रखते तो एक पूड़ी बच जाती, ठीक है, वो चीज़ भी सही है। पर रुको एक मिनट, कुछ तो दिया होगा, मेज पर रखी प्लेटों की पूरी संख्या ज्ञात कीजिए। पर ऐसे सिंगल तो हो ही नहीं सकता ना कि एक ही पूरी है, तो इसलिए वो 4 नहीं लेंगे, 16 लेंगे अपन, ठीक है। तो वही तरीका है इसको करने का। वही मधुमक्खी वाला क्वेश्चन याद आया, 2013-14 में आया था वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है ये। देखो ये देखो, क्या ऐसी कोई संख्या है जो अपने घन के बराबर हो परंतु अपने वर्ग के बराबर नहीं है? यदि हाँ तो वह संख्या क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो करो भाई। नहीं, ये तो क्यूब वाला चैप्टर अपन पढ़े थे अच्छे तरीके से। सर -1 -1 का अगर आप घन करोगे तो कितना आता है? -1, परंतु अपने वर्ग के बराबर नहीं है, ये बात भी सही है। यदि हाँ सही है और किसी संख्या से नहीं बन रहा वैसे सर, मैंने हाँ, करके देख लिया। यही तो आएगा और श्वेता ने दिमाग लगा लिया। चलो 11 क्वेश्चन करो, 11 अच्छा है, इसमें भी दिमाग लगेगा, अच्छा खासा दिमाग लगेगा। सर 11वां क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि 1 से 20 तक कोई पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि किन्हीं दो अरे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक पूर्ण वर्ग हो। अरे देखो ना, जैसे मान लो क्या है उसमें टाइम लग जाए, 1 2 3, अरे सोचो ना भाई, ये दिमाग खोलने का तरीका है, टाइम क्या लग जाएगा। देखो जहाँ से देखो, जैसे मैंने 1 + 3 को जोड़ा, 4 बन गया, स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और किससे बन सकता है? मैं 1 के साथ और क्या क्या ले सकता हूँ? जब स्क्वायर, देखो पहले स्क्वायर पता होना चाहिए, क्या स्क्वायर होता है? 1 होता है, 2 स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर से 4 और 5 4 होता है, ठीक है। फिर कितना आता है? फिर सॉरी 3 का कितना 9 आता है, तो 9 कैसे? 16 आएगा। 1 + 8 का बन जाएगा, ठीक है, 9, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना आएगा? 16। लेकिन सर वो तो व्यवस्थित करने की कह रहा है ना, एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए। हाँ तो वही एक पंक्ति में सर 5 4 भी हो सकता है। हाँ वो तो, हाँ वो बना लो ये ऐसे तो सर बहुत सारे बनेंगे इसमें तो। हाँ तो वही तो सोचना है ना, बनेंगे तो बहुत सारे हैं। अब ऐसा भी नहीं कि अनलिमिटेड बनेंगे, परंतु बनेंगे तो देखो 1 + 8 बन जाएगा आपका, 1 + 3 तो बना दिया आपने, और इसमें तो यही बनेगा। अरे नहीं, बहुत बच सारे जाएगा। बनेंगे। जैसे 16 है, 16 1 किससे बन + जाएगा? 15 बन जाएगा, 1 + 15। वो और भी है। हाँ यही बनेंगे बस 3। क्यों, ये भी तो बन जाएगा ना। 16 को कैसे लिख सकते हो? 12 और 4 भी लिख सकते हो, 11 और 5 भी लिख सकते हो। हाँ तो सर आप 10 और एक 6 वाला लिख सकते हो। बोल रहे थे ना कि अब 2 के साथ लो। पर नहीं रुकिए, 2 इसमें के एक साथ कंडीशन कौन दिया है बन ना, जाएगा? आसन संख्या होनी चाहिए वो। हाँ यही तो मैं बोल रही थी, आसन क्या? नियरेस्ट होनी चाहिए, पास की। आसपास की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर की अपन जो ले रहे हैं। ऐसे तो सर देखो 1 + 3 बनेगा, 3 + 6 बना दिया मैंने, और फिर 10 + 15 बना दिया। हाँ ठीक है, मतलब 5 का बहुत सारी multiply बनेगी, जैसे करके। इसमें थोड़ा बहुत आइडिया दिया है। सर इंग्लिश में तो लिखा ही नहीं है नियरेस्ट, उसमें तो जस्ट ऐसे सिंपल लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ। इसमें ऐसे लिखा है, अरेंज द नंबर फ्रॉम 1 to 20 इन अ रो सच दैट द सम ऑफ 2 एडजेसेंट नंबर्स, पास वाले नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वही तो होगा ना, एडजस्टमेंट के तो बोलते हैं। एडजेसेंट बोलते मतलब पास में रखे हुए। हाँ तो दाएं बाएं हो, ये याद रखना। आंसर क्या है उसका? अरे उसमें तो नहीं दिया है उसमें आंसर, बहुत सारी संख्या है बनेंगी वो। चलो मैं बता देता हूँ, 9th 10th में कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेना, थोड़ा पढ़ के आना, कल करेंगे। ज़्यादा चैप्टर है नहीं, कम कंप्लीट हो जाएगा कल, शायद कल ही कंप्लीट हो जाएगा 9th, मतलब ये 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। जो पढ़ने वाला चैप्टर है शायद 11th क्लास में, वो अच्छा चैप्टर है, जो अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आते भी है, टफ क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अगर वो चैप्टर सीख लेना तो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता ही नहीं है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी भी मेरे को समझ। आ जाएंगे, पढ़ेंगे, ऐसे क्यों नहीं आएंगे, उसमें क्या उल्टा हो तुम्हें पता है? अगर 8 क्लास एंड हो गया। हाँ ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ याद रखना कि जैसे अगर वो समझ में आ गया ना, इतना ईजी होता है, मतलब क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ दे दे, पर उसका आंसर है ना सेकंडों में निकल के आता है, अगर आपको आता है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये चीज़ याद रखना। तो पढ़ना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, ठीक है।
तो 9th क्लास का बता रहा हूँ, इसमें कुछ कुछ चैप्टर नहीं है, इसमें शायद 2 या 3 चैप्टर है जो पढ़ना पड़ेगा अपने को, 2-3 भी नहीं है, एक आध चैप्टर होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगी। 9, 10 ज़्यादा मेरे अनुसार 2 या 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में। फिर 11th वाला चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है अपने को, एक आध चैप्टर बता देता हूँ जो पढ़ना है थोड़ा बहुत, फिर हल्का फुल्का कल देख लेंगे। अभी तो मैं बता देता हूँ कौन सा चैप्टर है। संख्या पद्धति है, इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिए है वरना अपने काम का है जितना देखेंगे बस, ठीक है। थोड़ा बहुत ये पढ़ेंगे, पॉलीगॉन ये पढ़ेंगे, ये अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी है ना आगे आने वाले टाइम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बढ़ा सकती है, ये कोई काम का नहीं है। 2-4 बार रेखिक समीकरण, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ज्यामिति अपना ये कोई काम का नहीं है, रेखाएं कोण अपन नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे भी नहीं, ये भी नहीं पढ़ेंगे अपन, ये भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन ज्योमेट्री वाला पार्ट पूरा छोड़ रहे हैं, ये भी अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्योमेट्री वाला पार्ट अपन छोड़ ही रहे तो कोई मतलब है नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं है। आयतन लंबो ये आजकल पूछता नहीं है तो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, कोई मतलब है नहीं, सांख्यिकी है नहीं, तो ये कल कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये 9th में 1-2 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर है बस जो थोड़ा बहुत करने हैं। उसके बाद में 10th क्लास का एक बार देख लो, कल हो जाएगा, ठीक है। 9th तो कंप्लीट हो जाएगी, 10th का देखते हैं कल, क्योंकि इसमें है नहीं ज़्यादा 9, 10th में, पर हाँ कैसे भी नहीं है, क्वेश्चन आए हैं जहाँ से अपन करेंगे वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं उन चैप्टर से, ठीक है। 10th क्लास देखो ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। 6ठी 7वीं 8वीं मैं फिर बता रहा हूँ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो कुछ ही काम का नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख लेंगे ऊपर ऊपर से, काम का कुछ ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेंगे, ये भी थोड़ा बहुत देखेंगे, जब 9th क्लास में पढ़ लोगे तो इसमें ज़्यादा इतना पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम देखेंगे फिर भी इनको, द्विघात समीकरण भी देखेंगे। समांतर श्रेणी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन हर साल पूछता है, अब की बार भी पूछा है, हर साल पूछता है, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, ये कोई नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से जो आता है क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर लेंगे, आता है क्वेश्चन, कुछ अनुप्रयोग ये भी है। वर्त अपन ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, मैं पहले बता रहा हूँ भाई, एक आध क्वेश्चन पूछा है, तो अपन ज्योमेट्री वाला पार्ट छोड़ रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। देखो मेरा मानना, देखो ध्यान समझना, लगभग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 57 के समथिंग आता है, ठीक है। उसमें मान के चलो मैक्सिमम, एट द मैक्सिमम ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन अगर आते भी है ना, एट मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 5 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, एट मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, तो क्यों फालतू में परेशान होना, ये तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। अभी तुम पिछले सालों कुछ सालों को रिकॉर्ड देखोगे तो 3 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, 5 तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। अरे कोई नहीं, अपन 50 क्वेश्चन को तो टारगेट कर रहे हैं ना, मान लो 7 क्वेश्चन भी आ गए, 50 क्वेश्चनों में से भाई मैथ रीजनिंग से मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग है ना 40 क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओ, मैथ रीजनिंग से, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, और बनाने लायक मैं बना दूंगा, इतना मुझे है विश्वास, तो उधर से पास हो जाओगे। फिर अपने पास कंपेरिजन तो है ही ना, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, देखो यही मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी एनर्जी है ना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी में, कि ये ज़रूरी होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या छोड़ने से मेरे को क्या फ़ायदा हो सकता है। अब सोचो कितने सारे चैप्टर छोड़े अपन ने, फालतू के कितने चैप्टर थे, अगर उसमें अपन एनर्जी देते, कम से कम 10-15 दिन और ज़्यादा लगते, 3-4 क्वेश्चन तो तुम बढ़ रहे थे ना, क्या मतलब है भाई। 50 क्वेश्चनों को टारगेट करो, 40 क्वेश्चन मेरे सही हो जाए, खत्म बात। फिर अपने कंपेरिजन है, कंपेरिजन की मेरी क्लासेज देखो, खत्म बात, हो गया। तुम 67 क्वेश्चन करने अटेम्प्ट करने लायक बन जाओगे, 67 क्या लगभग ये मान के चलो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बन जाओगे, और क्या चाहिए इसमें, इतना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी लिए स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जीएस में भी ये चीज़ सोच के चलना, यहाँ ऐसा नहीं मैथ में करनी है ये चीज़, जीएस में भी करना। दूसरी बात भाई, क्वालिफाइंग नेचर है तो अपने को बस 100 तक टारगेट रखना है, 200 नहीं करना है तो बहुत सोच के मैं फिर बता रहा हूँ ना, यूपीएससी क्यों जानबूझ के देता है ना, ये चीज़ यही है, सोचो। मैंने अब ऐसा भी नहीं बिल्कुल नेगलेक्ट भी नहीं करना है, फिर आप खुद नेगलेक्ट हो जाओगे तो ये सब नहीं करेंगे अपन, कोई मतलब नहीं है, पूछता ही नहीं है। बाहुला कोई 2013-14 में एक क्वेश्चन पूछा था, ये कोई मतलब नहीं है। प्रायिकता यहाँ से पढ़ेंगे अपन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से करेंगे। फिर 11वीं क्लास में आएगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर, एक चैप्टर है बस उसमें, और थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी वाला। 12th की प्रोबेबिलिटी मेरा अनुसार कोई काम की है नहीं, तो 12th में तो एक ही चैप्टर काम का रहेगा, थोड़ा बहुत जो भी। तो ये मान के चलो लगभग मैं यहाँ अगर घर पे रुका तो लूँगा सैटरडे संडे को क्लास, तो मैक्सिमम ये मान के चलो कि ये इस वीक में तुम्हारी ये एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी सारी।
और मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, तुम लोगों ने अगर एनसीईआरटी का ही रिवीजन कर लिया, जो अपन ने पढ़ा है, जो चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, इन वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूँ मैं। मेरा आपके पर्पज़ यही था कि तुम लोग जब दोबारा इन क्लासेस को देखोगे तो ताकि तुम लोग जहाँ अटकोगे वहाँ पे क्लासेस देख लेना, ठीक है। अब क्या, तो मैंने सारे क्वेश्चन करवाए, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूँ जो यूपीएससी के काम का है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट थे वो सारे किए। तो रिवीजन कर लेना, गारंटी साथ बता रहा हूँ, आप लोग इस पेपर में 120 प्लस नंबर लाने लायक हो जाओगे सीसीएट में। ओनली इन क्लासेस के रिवीजन कर लेना, जो एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा उसी से। जो दृष्टि वाली जो पढ़ेंगे वो तो तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस है ओनली, बस। तो ये चीज़ याद रखना। तो हो सकता है कुछ दिन में तुम लोगों को ना इसका रिवीजन, या मेरा माना साथ में कर लेना, रिवीजन करते चलो। तो जैसे दृष्टि वाली बुक शुरू करूँगा तो ओनली वो आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगी, उसमें ऐसे अलग से कुछ समझाने वाला रहेगा नहीं। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं नोट्स अपने समझाऊंगा बस, उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन लगाने हैं सारे, जितना बस ये स्पीड भी बढ़ेगी तुम लोगों की। तो बुक का पीडीएफ मैं ऑलरेडी तुम लोगों को भेज चुका हूँ, बस उसमें ये करना है आप लोगों को कि जैसे मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, तो जैसे मान लो एक क्लास लगेगी मेरे को एक चैप्टर के लिए, ठीक है, तो वो मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा दूंगा और मेरा गारंटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उसके बाद। तो फिर मैं उसमें एक ही क्वेश्चन कराने नहीं बैठूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसका बुक का चाहो तो मैं सॉल्यूशन में दे दूँगा, पर मैं सॉल्यूशन अभी नहीं दूंगा, कोई मतलब नहीं है ना, नहीं तो फिर तुम लोगों को दिमाग नहीं चलेगा। तो उसमें ये रहेगा, मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है उसमें लगभग, जैसे एक कॉन्सेप्ट के लगभग वहाँ पे ना लगभग 100 है, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो लगभग मेरे अनुसार तो 100 या 150 क्वेश्चन है उसके। तो वो क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन नहीं आएगा अगले दिन मेरे से क्लास में पूछ लेना। तो वो तरीका अपनाएंगे, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जो अभी तुम लोगों को जो थोड़ा टाइम लग रहा है, किसी को कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, वो गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। और पर हाँ, ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे उस बुक को जो मैं करवाऊँगा तो सारे क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगी वो क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन मैं सारा बना के रखा हूँ, तो अपने कोई दिक्कत है नहीं, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। पर ये याद रखना, खुद से बना के आना। जैसे मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा तो उसी दिन करो, उस क्वेश्चन को करो, कॉन्सेप्ट उस वीडियो को बार बार देखना, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को, तो आराम से सारे क्वेश्चन बना लो। जो नहीं बनेगा फिर पूछ लेना। तो उसमें देखो फिर वो मतलब नहीं है ना मैं सारे क्वेश्चन कराने बैठूँ, क्यों, मतलब नहीं है। ये तो मैं इसलिए करवाया हूँ ताकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा बहुत अब इसका तुम रिवीजन कर लोगे तो वो तुम्हारी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब फिर वो क्वेश्चन करेंगे तो ओनली प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो इससे फिर उसके बाद में जैसे वो मैथ वाले दृष्टि की कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में अपन पीवाईक्यू पे उतरेंगे। ओनली पीवाईक्यू पे, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई सा भी नहीं, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, तुम लोग सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। मैथ तुम लोग इतनी अच्छी हो जाएगी, ज़िंदगी में तुम्हें मैथ कभी धोखा नहीं देगी, इसका मैं गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि अब लगभग अब की बार अपन बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जो चैप्टर है देख लेना, हल्का फुल्का, कल हो जाएगा ये कंप्लीट 9, 10, ज़्यादा मेरे अनुसार 3 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। किसी कुछ पूछना तो पूछो। और रही देखो जीएस के बाद मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजते जा रहा हूँ उनको पढ़ो। साइंस वाले जो चैप्टर भेज दिए हूँ भाई, पढ़ो उनको, वो लगभग 35-40 चैप्टर है, पढ़ लो एक बार। फिर मैं जब एक बार मैं खुद से पढ़ाऊँगा ना, तो फिर तुम लोगों को जो अभी जो बर्डन लग रहा है ना, वो मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ वो हो जाएगा। उसमें 20 चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। उसमें से भी मैं तुम लोगों को ये बता दूंगा भाई ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं कुछ खोल के दिखा देता हूँ ना, क्या नाम था उसका, अब जिसमें कुछ चैप्टर खोल के बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग घबरा रहे हो, ऐसा नहीं है, पर नहीं, पढ़ो थोड़ा बहुत। अब वही है ना, तुम लोग पीवाईक्यू का आइडिया नहीं रहता ना, इसलिए तुम लोगों को लगता है कि यार सभी पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। अभी तो चलो इंग्लिश वाले हैं, वो इंग्लिश वाले भी थोड़ा बहुत देख लेना बस, हल्का फुल्का। अब देखो ना, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो आखिरी के जो 4 चैप्टर में, बहुत 6 चैप्टर है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना, ओनली इसी चैप्टर से, ये जीव समष्टि है ना, इसी से अब की बार यूपीएससी 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये चैप्टर तो जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इसकी तो एक एक लाइन, भाई कितने क्वेश्चन बने हैं तुम देखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये तो बहुत कौन सी बुक है सर ये? 12th बायोलॉजी की है, 12th बायोलॉजी आखिरी के 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अब सोचो इसी चैप्टर से, ओनली इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बने थे अब की बार, 3 क्वेश्चन 2024 में।
तो ये तो भाई करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा ये चैप्टर को। तो ऐसे जैसे मैं कुछ चैप्टर बता दूंगा भाई, आपको रटने ही है वो, उसमें तो कोई भी एक लाइन भी इधर उधर नहीं करनी है। देखो ये इस टाइप क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछा है, ये आपकी बारी भी आया था, इसी से तो आया था वो किसकी विषेक प्रजातियाँ जो होती है। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये आखिरी के 4 चैप्टर तो लाइन टू लाइन रटी हुई होनी चाहिए, इसमें तो कोई लापरवाही नहीं करो। देखो ये रहा क्वेश्चन अंजीर वाला क्वेश्चन, जबकि डायरेक्ट पूछा, लाइन टू लाइन पूछा है भाई। तो मैं इसीलिए आर्किड के पौधे का पूछा, याद करो कितनी बार ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पढ़े थे अपन। तो ये तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन मत किया करो, कोई ज़रूरत नहीं है, पर जो इसका जो थ्योरी है वो ज़रूर पढ़ो। ये अपने लिए काम नहीं है, अपने को 12th का एग्ज़ाम नहीं देना है, ये अपने लिए कोई काम का नहीं है, तो ये मत पढ़ना। पर जो इसमें कॉन्सेप्ट दिया है, ये सारांश भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, वहाँ से यूपीएससी ने हमेशा क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो तो अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा ना अपने को। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे देखो अंजीर का, देखो ये रहा, डायरेक्ट पूछा था, एक एक चीज़ ऐसे कैसे लाइन टू लाइन, जो यूपीएससी क्वेश्चन की जो लाइन थी वो यहीं से है डायरेक्ट। और जो वो है जो आई थी ना विशाख प्रजाति जो था, हाँ उसका भी क्वेश्चन दिया है। याद करो एक बार यूपीएससी 2011-12 में पूछा था, बुगला चारण पशु निकट साहचर्य में रहते हैं, याद करो कि वो ट्रैक्टर चल रहा है उसके पीछे, इस टाइप का क्वेश्चन याद है। तो वो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, वो सब इसी चैप्टर से है। जब आप पढ़ोगे तब मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन। तब मैं फिर बता रहा हूँ, ये लापरवाही मैंने बहुत मेहनत की है भाई, आप लोगों को छाट के भेजा हूँ, वो चैप्टर पढ़ लेना जो भेजा हूँ। पर ये है कि मतलब एक बार तुम लोग अभी पढ़ लो, जब मैं एक बार पढ़ूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जैसे इसमें तो ये तो सारे पढ़ने भाई, ये तो लाइन टू लाइन पढ़ने, पर कुछ चैप्टर ऐसे जिसमें शायद कुछ ही काम की चीज़ें हैं, तो मैंने थोड़ा भेज दिया कि चलो नहीं एक बार दिखा दूंगा, तो ऐसे है। तो ऐसे चैप्टर कम हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, पर अभी एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, मेरा मानना है। फिर एक बार जब मेरे साथ पढ़ लोगे, फिर एक बार और रिवीजन कर लेना। जैसे ज्योग्राफी एक बार मेरे साथ पढ़ ली हो, एक बार और रिवीजन कर लेना, उसके बाद एक बार एग्जाम के सामने थोड़ा बहुत नज़दीक कर लेना, बस हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे, पर वो ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी ना। चलो ठीक है, अपन पढ़ लो, ये चैप्टर भेजा हूँ उसको नेगलेक्ट मत करो। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ सब लोग।